हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं, हमारे चैनल पे इससे पहले जो हिस्ट्री सीरीज का वीडियो आया था उसमें महाजनपद के वृहदर्तवर्ष, हरियंक, शिशुनाग और नंदवंश तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये इस सीरीज का अगला पार्ट है जिसके अंदर आपको मौर्य काल से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन किए जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड के साथ में भी चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्मस्थला की तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि जो बौद्ध के धर्मस्थल है उनका तीर्थ यात्रा की थी सम्राट अशोक ने, तो उसका सही क्रम कौन सा है। तो क्या कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ और बोध गया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया और सारनाथ है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और कुशीनगर है, यह सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसको आप वैसे याद करने के लिए ये भी याद रख सकते हैं, जैसे जो अशोक की शुरुआत का जो फर्स्ट नगर था वो था लुम्बिनी और जो लास्ट था वो कुशीनगर था। तो ये ट्रिक भी आपके काम आ सकती है। तो इसके हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट लुम्बिनी किसमें, इसमें है और लास्ट में कुशीनगर, इन दोनों में है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। तो आपको ये बताना है कि तो इनमें से कौन से मौर्य शासक थे जिसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। तो क्या अशोक की थी, दशरथ की थी, चंद्रगुप्त की थी या फिर उपयुक्त में से दोनों की थी। तो सही आंसर क्या होगा, देवनाम प्रिय उपाधि किसकी थी, ये दोनों की ही थी। जैसे अशोक और दशरथ दोनों ने ही देवनाम प्रिय की उपाधि हासिल की थी। तो आप ये याद रखिए, मोस्टली अशोक का तो सबको पता होता है लेकिन साथ में दशरथ की भी देवनाम प्रिय उपाधि थी। तो ये आप इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिक्के ढलाने के लिए मौर्य के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था। तो आपको ये बताना है कि सिक्कों को ढलाने के लिए इनमें से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था। सोने का, चांदी का, तांबा का, सोना और चांदी का, तांबा और कांसे का और लोहे का। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मौर्य काल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्के किसके बने होते थे तो इसका सही आंसर है सोना, चांदी और तांबा का। तीनों के सिक्के बने होते थे मौर्य काल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि सिक्के तो अपन ने पढ़ लिया कि चांदी, सोना और तांबे के बने होते थे, लेकिन सिक्कों के नाम क्या क्या थे। तो जैसे पण किसके सिक्कों को कहा जाता था, चांदी का जो सिक्का बना होता था उसको पण कहते थे। ऐसे अगर आपको पूछे स्वर्ण या किसका नाम था तो सोने के सिक्के का हो गया। और मास्क किसके सिक्के को कहा जाता था तो तांबे के सिक्के को मास्क कहते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। मोस्टली ये पण और यही नाम आते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, तो आपको ये बताना है कि सीता किसको कहा जाता था मौर्य काल के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक देवी का नाम, राज की भूमि से प्राप्त आय, बंजर भूमि और एक धार्मिक संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। सीता किसको कहते थे, जो राज की भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको कहते थे। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष कहा जाता था। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि जो मौर्य काल था उसके अंदर सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था। तो मेगस्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने या फिर कौटिल्य ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सप्तांग का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था, सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। अब ये भी देख लेते हैं सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या आता है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि सप्तांग सिद्धांत के अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, दंड और मित्र। ये 7 चीज़ें हैं जो सप्तांग के अंदर ऐड की हुई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। जो मेन जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखनी है कि जैसे इसमें सेनापति और ये जो भी नाम है पुरोहित वगैरह, पुरोहित तो वैसे मौर्य काल में नाम था ही नहीं, लेकिन जो सेनापति वगैरह जो भी नाम है वो इसमें ऐड नहीं है। तो ये आप याद रख सकते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तांग में कौन सम्मिलित नहीं था, तो वहाँ सेनापति दिया हुआ रहता है।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्त करने वाला अधिकारी था। तो आपको ये बताना है कि जो राजस्व प्राप्त करने वाला अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होता था, राजस्व प्राप्त करने वाले अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता कहता था। तो अब शनिदाता, दंडपाल और पन्नाध्यक्ष भी तो किसी ना किसी का नाम होगा ही। तो ये देख लेते हैं ये कौन कौन से अधिकारी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सन्निदाता किसको कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। दंडपाल किसको कहते थे, सेना की सामग्री जुटाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपाल कहा जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए पन्नाध्यक्ष किसको कहते थे, तो वाणिज्य विभाग का जो भी अध्यक्ष होता था उसको पन्नाध्यक्ष कहते थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए चलते अगला सवाल है, मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए। अशोक के अगर शिलालेखों में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ही बताना है कि जो कलिंग विजय का उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में मिलता था, 9वें में, 13वें में, 7वें में, 10वें में। तो कलिंग विजय से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख के अंदर मिलता था। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दहेज में दिए, तो उनमें कौन सम्मिलित नहीं था। तो आपको ये पता होगा कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम ये चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। तो उस टाइम सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दहेज में दिए थे। तो इनमें से 3 तो वही है, लेकिन चौथा कौन सा नहीं है तो आपको वो बताना है। तो आराकोसिया दिया था, जेड्रोसिया दिया था, एरिया भी दिया था। लेकिन पाटलिपुत्र है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी तो ये नहीं दिया था। यहाँ पे काबुल दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जैसे सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम हेलेना था, तो उसका विवाह भी इस युद्ध के बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवाया था, जो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय विवाह है भारत का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किसने शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। तो किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। डायमैक्स नाम का जो अधिकारी था वो भारत किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या फिर कनिष्क के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डायमैक्स अगर पूछा जाए तो बिंदुसार के काल में आया था। अब इसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा के अंदर याद रखना चाहें तो अगर आपसे पूछे मेगस्थनीज किसके काल में आया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। ये भी आप याद रखना। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र है वो इनमें से कौन से शासक ने जीता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो क्या मृत्युदंड, सामानों की जब्ती कर ली जाती थी, कारावास मिलता था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई टैक्स नहीं भरता था या फिर छुपा लेता था टैक्स को तो उसके लिए कौन सा दंड दिया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा, मौर्य काल में मृत्युदंड दिया जाता था। तो इससे क्या साबित होता है, जो मौर्य काल का जो शासन था वो बहुत ही ज्यादा कठोर शासन था। तो आप ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला का संबंध है। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, विष्णुगुप्त से या फिर दशरथ से। तो श्रवण बेलगोला का इनमें से किससे संबंध है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आपको वैसे ये पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्लेंकना विधि से। तो इसलिए श्रवण बेलगोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था। तो ये है तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था। तो तब आपको ये बताना है कि अशोक निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल था। तो तक्षशिला में विद्रोह के टाइम तक्षशिला का तो होने से रहा, कौशल का, अवंती का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, अशोक का पूछा जाए तो अवंती का राज्यपाल था अशोक। अब अगर आपको ये जानना हो कि अवंती जो महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी, तो उससे पहले जो वीडियो आया था जिसके अंदर आपको बताया हुआ है, जो महाजनपद का वीडियो था उसके अंदर अवंतियों की जो भी 16 महाजनपद है उनकी राजधानियों से रिलेटेड वो क्वेश्चन सारे उसमें दिए हुए। तो अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये डिटेल मिल गई कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर होगा अशोक ने की है। अब जो ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि इसमें से कौन से ग्रंथ के अंदर ये पता चलता है कि अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की, तो क्या दिव्यादान से, महावंश से, दीपवंश से या फिर राजतरंगिणी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजतरंगिणी से मिलता है। और जो ये राजतरंगिणी बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये बहुत बार पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो आप ये याद रखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी बुक को लिखा गया है। और राजतरंगिणी बुक के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से राज्य का इतिहास है तो ये भी आप याद रखिए राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वे था। तो आपको ये बताना है कि जो जल की कमी हो गई थी मौर्य काल के अंदर, तो उस टाइम ऐसा कौन सा शासक था जिसने गिरनार क्षेत्र है वहां पे एक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने या फिर स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गिरनार के अंदर झील का आपको पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए आप, स्तूप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। इसका सही आंसर क्या होगा, सांची के जो भी स्तूप बनवाए थे मोस्टली वो सारे अशोक ने ही बनवाए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी। तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए कि अमित्रघात की संज्ञा किसको दी गई थी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को या फिर दशरथ को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमित्रघात की अगर आपसे संज्ञा पूछी जाए तो किसको दी गई थी, बिंदुसार को दी गई थी ये अमित्रघात की संज्ञा। और इसके साथ में बिंदुसार को एक संज्ञा और भी मिली हुई थी, वो किसकी थी, सिंहसेन की। अगर आपसे पूछा जाए सिंहसेन कौन से शासक को कहा जाता था तो ये भी बिंदुसार को ही दी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और आज का अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा के रखिए, क्या आर्थिक जीवन पे है, राजनीतिक नीतियों पे, धार्मिक जीवन पे या फिर सामाजिक जीवन है। जैसे मौर्य काल जो चल रहा था उस टाइम कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, तो उस अर्थशास्त्र के अंदर किस पे ज्यादा प्रकाश डाला गया है वो क्वेश्चन में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजनीतिक जो भी नीतियां हैं उसके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा के रखिए। अगर आप एसएससी, एनटीपीसी वगैरह किसी के भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। और आपको ये बता दें कि एसएससी के और जैसे एनटीपीसी के जो जितने भी पुराने क्वेश्चन है साइंस के, तो उनकी सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है। इसके साथ साथ में करंट अफेयर के वीडियो भी आते हैं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है। तो कालिदास की मालविका गीत मंत्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्स्यायन के कामसूत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैकियावेली का पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है तुलना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो आपको ये बताना, जो चाणक्य थे इन्हीं का नाम कौटिल्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो अजय, चाणक्य, देवगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चाणक्य के बचपन का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त है चाणक्य के बचपन का नाम। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चलते, अगला सवाल है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख प्रमाण कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण कौन सा अभिलेख देता है। मास्की देता है, भाब्रू देता है, गुजरा देता है या फिर रुद्रदामन देता है। तो इनमें से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण कौन सा अभिलेख देता है, ये भाब्रू देता है। ऐसे ये भाब्रू यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही ऐसे लिखा जाएगा भाब्रू। तो ये भाब्रू अभिलेख के अंदर अपने को ये सूचना मिलती है कि अशोक बौद्ध थे। अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाब्रू अभिलेख था कहाँ पे। तो ये आपको याद रखना, भाब्रू अभिलेख कहाँ पे, विराटनगर। और विराटनगर कहाँ पे, जयपुर के अंदर है भाब्रू अभिलेख, जयपुर राजस्थान के अंदर।
चलिए चलते नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मौर्य काल किस स्तंभ लेख से लिया गया है? तो आपको ये बताना है कि जो आधुनिक भारत है, जैसे जो अभी का भारत है, उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो मौर्य कालीन के किस अभिलेख से लिया गया है? कि साक्षी नहीं, यहाँ पे सांची के अभिलेख से, सारनाथ से, रामपुरवा से या फिर वैशाली से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, जो ऐसे चिन्ह बना होता है ना वो। अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी तीलियां, तो आपको ये याद रखिए राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर जो तीलियां हैं वो 24 तीलियां बनी हुई है। ये भी कई बार जो एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम, उनमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का मानक सिक्का था तो कृष्णा, निष्क, मास्क या फिर पण? तो मौर्य काल का जो सबसे ज्यादा मानक सिक्का था, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सिक्का था? तो पण जो सिक्का था मौर्य काल का, पण कौन सा सिक्का था? चांदी वाला सिक्का, तो वो मौर्य काल का मानक सिक्का था। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड भी डिटेल। अब वैसे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो निष्क है, अगर आपसे पूछा जाए ये किसको कहा जाता था, तो निष्क जो सोने के सिक्के होते थे उनको निष्क कहा जाता था। इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि मास्क किस सिक्के को कहा जाता था, जो तांबा से जो सिक्का बना हुआ होता था उसको मास्क कहते हैं। और पण किसको कहा जाता था? तो पण जो चांदी से जो सिक्का बनता था उसको पण कहा जाता था। तो ये भी आप साथ में याद रखना। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा है? तो आपको ये बताना है कि जो यूनानी लेखक थे उसने चंद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा है? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों ही नामों से पुकारा गया है, तो उपयुक्त दोनों सही है। अब अगर आपसे पूछा जाए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किस किसने ये नाम दिया, तो देख लेते हैं। जो स्ट्रोबो था उसने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया? एंड्रोकोटस दिया है। और फिल मार्क्स का अगर आपसे पूछा जाए इसने चंद्रगुप्त को क्या दिया है, तो इसने भी सेंड्रोकोटस ही कहा है चंद्रगुप्त को। चलिए चलते अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? तो जो भारत का दक्षिण पार्ट था उसके अंदर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, यह उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? एनानूर में, मुरनानूर में, मुद्रा राक्षस में या फिर एक और दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का उल्लेख अपने को कहाँ पे मिलता है? तो एनानूर और मुरनानूर, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक और दोनों के अंदर ही मिलता है। अब ये पूछे जाए एनानूर और मुरनानूर कहाँ के ग्रंथ है, तो आप ये भी साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए कि ये दोनों के दोनों तमिल ग्रंथ है। तो तमिल ग्रंथ के अंदर अपने को ये सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण विजय प्राप्त की थी। अब ये एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर देना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? प्लूटार्क ने, पामिनी ने, मैगस्थनीज ने या फिर अरस्तु ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। अरस्तु अगर आपसे पूछा जाए किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अगर आपको सिकंदर के जो युद्ध हुए थे, ये वीडियो जैसे मौर्य काल का है, तो इससे पहले जो भी सिकंदर के युद्ध से लेकर जो पोरस राजा था और जो हाइडेस्पिसिस का युद्ध हुआ था वहां तक का जो भी है वो पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के व्यक्तिगत नाम कौन से अभिलेखों से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि अशोक के जो व्यक्तिगत नाम है, जैसे कि अशोक नाम है, ये अपने को कौन से अभिलेख में मिलता है? तो जोगढ़ अभिलेख में, टोबरा अभिलेख में, मास्की और गुजरा लेख में या फिर बाबरू लेख में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है मास्की और गुजरा के अंदर। जैसे अशोक का देवनाम पीढ़ी के साथ साथ में अशोक नाम किस में मिलता है? वो मिलता है मास्की और गुजरा के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रूपनाथ लघु शिलालेख है वो कहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा कटनी उत्तर प्रदेश में रूपनाथ शिलालेख। मास्की लघु शिलालेख कहाँ पे है? ये है रायचूर कर्नाटक के अंदर। गुजरा लघु शिलालेख कहाँ पे? दतिया मध्य प्रदेश में। और बाबरू शिलालेख कहाँ पे? विराटनगर जयपुर में। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों के अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि ब्राह्मी लिपि, जैसे अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उनको पढ़ा सबसे पहले किसने था? ए कनिंगम ने, जेम्स प्रिसेप ने, ब्यूलर ने और एस दानी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिसेप ने
ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो तब भी आंसर होगा जेम्स ब्रिस एपी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? जैसे आपको ये बताना है कि जो मेगस्थनीज थे उनके अनुसार पाटलिपुत्र का जो नगर था उसको एक समिति चलाती थी, तो उस समिति के अंदर कितने सदस्य थे? क्या 10 थे, 15 थे, 30 थे और 40 थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस समिति में कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करना, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारे जो मेहनत है वो सही लगती है और आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथ में। अब ये जो भी अभी तक अपन ने डिस्कशन किए हैं वो मौर्य काल से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे वो इसमें डिस्कशन कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मौर्योत्तर काल है, जो मौर्य काल के आगे के जो वंश है उसके बारे में वीडियो आएगा। जैसे इस सीरीज के अंदर आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक के MCQ क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।